नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा था जसपुर सामरीपाट क्षेत्र। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप एक बार ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा। आज हम चालू करते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जो है आपके बघेलखंड का जो पठार है उसका ही पूर्वी हिस्सा है और पूर्वी हिस्से में होने के कारण इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कह दिया जाता है। आपका जो बघेलखंड का पठार है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में आता है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में। और हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो भी पहले मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया में आने के कारण इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ दिया भी गया है, यह भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके अंतर्गत मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, उत्तरी सरगुजा और उत्तरी कोरबा के क्षेत्र आते हैं। तो आपके जो ऊपर के चारों जो जिले हैं, आपका जो बलरामपुर है वो अंशतः थोड़ी सी मात्रा में, और जो बाकी 3 अन्य है कोरिया, सूरजपुर और एमसीबी, उनमें मुख्य रूप से, और सरगुजा के कुछ क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, ठीक है। यही बताया गया है। फिर मध्यवर्ती मैदान व उत्तरी पाट को रिहंद और कन्हार नदियाँ अलग करती है। जो मध्यवर्ती मैदान व उत्तरी पाट जो है उसे रिहंद और कन्हार नदियाँ अलग करती है। यह महानदी अपोहा तंत्र और गंगा नदी अपोहा तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कौन? तो पूर्वी बघेलखंड का पठार। यही आपको मुख्य रूप से याद रखना है। जो महानदी अपोहा तंत्र है और जो आपका गंगा नदी अपोहा तंत्र है उसके बीच में पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में महानदी अपोहा तंत्र है और जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें सोन गंगा अपोहा तंत्र आता है, जो उत्तरी क्षेत्र है, माफ कीजिएगा, उत्तरी क्षेत्र में। तो यहाँ जो सोन नदी आती है और ये बीच में पड़ता है आपका पठार। इस पठार के जो उत्तर की ओर बहने वाली सारी नदियाँ हैं वो आपके सोन गंगा अपोहा तंत्र में आती है, इसलिए इसे बघेलखंड, इस जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसे महानदी और गंगा नदी अपोहा तंत्र के मध्य जल विभाजक पर्वत के या पठार के रूप में देखा जाता है। अब इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 21,863 वर्ग किलोमीटर है। 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के क्षेत्र का 16.16% क्षेत्र धारण करता है। 16.16%, ये विशेष है, आप इससे ध्यान रखिएगा। अब इसे देख लेते हैं हम। प्रदेश में बहुत अधिक कटे फटे पठार, पहाड़ियाँ, कगार आदि भूदृश्य हैं, ठीक है। हमारा जो प्रदेश है उसमें इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो 400 से 600 मीटर के मध्य में पड़ती है। तो जो पूर्वी बघेलखंड के पठार आप देखेंगे ना तो उसमें बहुत ही कटे फटे पठार मिलेंगे आपको, थोड़ी पहाड़ियाँ मिलेंगी और थोड़े कगार वाले क्षेत्र मिलते हैं। कगार मतलब जो पहाड़ियों के निचले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 400 से 600 मीटर के मध्य में रहती है। इसके दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं 800 मीटर से अधिक स्थिर भूखंड है। जो आपके दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र हैं, जो पूर्वी बघेलखंड पठार का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहीं पर कहीं 800 मीटर से अधिक के भूखंड भी दिखाई देते हैं, ठीक है। इसकी मुख्य श्रेणी का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। इसकी मुख्य श्रेणी का विस्तार जो है आपके पूर्व से पश्चिम श्रेणी की ओर मिलता है, ठीक। अब इसमें कुछ घाटियाँ भी हैं। घाटियाँ कौन कौन सी है? तो अब बनास नदी अपने आसपास बनास घाटी बनाएगी, गोपद नदी गोपिया, रंपर नदी के पास रंपर नदी घाटी, और उत्तर पश्चिम सीमा और उत्तर से प्रवाहित होती हुई सकरी घाटी का निर्माण करती है। तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। कौन कौन सी घाटी? तो बनास, रंपर, गोपद नदियाँ, बनास, रंपर, गोपद नदियाँ। तो देख रहे थे हम इसमें घाटियाँ, इसमें थी बनास घाटी, रंपर, गोपद, ये सारी नदियों के किनारे जो हैं वो सब
सागरी घाटियों का निर्माण करते हैं। तो ये सभी घाटियाँ आपकी आती है और कौन सी दिशा में, तो उत्तर पश्चिम सीमा में आती है। ठीक है, अब इसमें स्थिति देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। स्थिति इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे प्रदेश के पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल एवं सीधी जिला स्थित है। इसके जो पश्चिम है मध्य प्रदेश स्थित है, इधर शहडोल और आपका सीधी जिला पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश स्थित है। पूर्व में झारखंड तथा जसपुर शामरी पाट प्रदेश स्थित है। पूर्व में झारखंड और जसपुर शामरी पाट प्रदेश स्थित है। मुख्य रूप से आपका जसपुर शामरी पाट ही आता है। ठीक है, फिर दक्षिण में जीपीएम, कोरबा और रायगढ़ स्थित है। दक्षिण में कौन कौन से जिले, तो जीपीएम, कोरबा और रायगढ़। ठीक, ये आप स्थिति देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार स्थित है। तो इसके उत्तर में तो आपका उत्तर प्रदेश ही रहेगा। पश्चिम दिशा में आपके एमपी है। एमपी के भी कौन से 2 जिले, तो ये आपका शहडोल, मुख्य रूप से शहडोल और सीधी जिला। ठीक है, इसके पूर्व और आपका जसपुर शामरी पाट प्रदेश पड़ेगा, क्योंकि पाट प्रदेश के बाद ही आपका झारखंड एरिया पड़ता है। तो पाट प्रदेश को आपको मुख्य रूप से याद करना है। और जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में आप जीपीएम देखेंगे, जीपीएम हो गया, कोरबा हो गया और रायगढ़, ये सभी पड़ते हैं। ठीक, तो ये थी इसकी स्थिति। अब इसमें पहाड़ी देख लेते हैं। तो प्रदेश के पश्चिमी भाग चांग भकार कोरिया क्षेत्र में प्रदेश के मटीले बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, प्रदेश के पश्चिमी भाग चांग बखार कोरिया क्षेत्र में मटीले बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ियाँ स्थित है। इसमें चोटियाँ कौन कौन सी है, तो उसकी मुख्य कौन कौन सी चोटी है ये ध्यान में रखना है आपको। तो वो है मुस्की। ठीक, इसमें दिया है रेनडाहा, तंजारा राजपुरी, जतर सुखा, बद्रा, धोबोताल और उमारता। ठीक है, मुस्की आपको याद रखना है। मुस्की ये विशेष चोटी है। फिर इसमें सबसे जो ऊंची पहाड़ी आती है वो आपकी देवगढ़ की पहाड़ी आती है। देवगढ़ की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। पिछले क्लास में जब हम देख रहे थे तो उसमें सामरी पाट आया था। सामरी पाट की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी आपकी गौर लाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 1225 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके बघेलखंड क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी में आ जाएगी देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये 2 आपको याद रखना है। मैंने सभी पार्टों की ऊंचाई कौन कौन सी थी वो भी बताया था। तो वो सभी आपको रिलेट करते हुए चलना है। जैसे मैन पार्ट 1152, आपका जारंग पार्ट देखेंगे 1145। ठीक है, तो इस तरीके से 1123 आपका पंडरा पार्ट था। तो ये सब आपको याद करते चलना है। फिर इसके कुछ उप विभाग है, जैसे जसपुर शामरी पाट के कुछ विभाग थे, उसी प्रकार से पूर्वी बघेलखंड पठार के भी कुछ उप विभाग हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन है, तो ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसे जमाया गया। उत्तर से दक्षिण, यहाँ उत्तर से लगे हुए से लेकर दक्षिण की ओर हम आएंगे तो उस क्रम में कौन कौन से उप विभाग पड़ते हैं उसे हमें देखना है। तो पहला है आपका सुहागपुर बेसिन, दूसरा है आपका कन्हार बेसिन, तीसरा है आपका रिहंद बेसिन, चौथा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ियाँ, पाँचवा आपका सरगुजा बेसिन, छठवा है हसदेव रामपुर बेसिन। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र पड़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप इसे याद रखिएगा, जिसमें है सुहागपुर, कन्हार, रिहंद, देवगढ़, सरगुजा और हसदेव। मैं एक बार आपको मैप को विजिबल कराता हूँ, आप इसमें देखिएगा। ये रहा आपका सुहागपुर, फिर आपका कन्हार, फिर रिहंद, फिर चांग बखार का जो क्षेत्र है वो, फिर आपका जो सरगुजा क्षेत्र है वो चालू होता है, और अंत में हसदेव रामपुर बेसिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन 6 को। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं बनावट कौन से है। तो आपके बघेलखंड के क्षेत्र में ना गुणवाना सेल समूह पाया जाएगा। मैंने जब सेल समूह वाला क्लास आपको बताया था तो उसमें बताया था कि जो बघेलखंड वाला एरिया है उधर आपके पूर्वी हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गुणवाना सेल क्रम ही पाया जाता है। और इसमें मुख्य खनिज क्या होगा, तो कोयला होगा। गुणवाना में आपका कोयला होगा। ठीक, अब इधर कौन सी बेसिन है, तो एक सरगुजा बेसिन आती है, और सरगुजा बेसिन की जो संरचना में गुणवाना क्रम की चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है। गुणवाना क्रम की चट्टानें इधर सर्वाधिक पाई जाती है और इसे सरगुजा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका ढाल किस ओर है, तो इस तरफ की जितनी भी नदियां हैं उन सभी की ढाल उत्तर की ओर है। तो यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है, गोपद, रिहंद, बनास, ये सारे आपके सोन नदी में जाकर मिलती है, तो ये सोन गंगा उपतंत्र बनाते हैं। तो ये उत्तर की ओर है इनकी ढाल। ठीक है, दिशा भी इसकी उत्तर दिशा में ही स्थित है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है, तो बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, बिजाल। ये आपको याद रखना है कौन कौन सा, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और बिजाल। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, बंजा गोपी रहूँगा कान्हा। ठीक है, बंजा गोपी रहूँगा कान्हा ऐसे करके। तो बंजा से आपका बनास, फिर गोपी से गोपद, रहूँगा से रिहंद और कान्हा से कन्हार नदी, और अंत में आपका बिजाल। ये सभी नदियाँ हैं। अभी कौन सा उपवा तंत्र, तो मैंने बताया आपको सोन गंगा
अपवाह तंत्र बनाते हैं। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में ही इसका सर्वाधिक मात्रा में फैलाव है, तो लाल पीली मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है। और इसमें अनाज कौन से होते हैं, तो मक्का एवं मोटे अनाज होते हैं, मक्का एवं मोटे अनाज। तो मोटे अनाज आपके सरगुजा क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ ओवरव्यू था। आगे हम देखते हैं इसके जो कुछ हम उप विभाग के बारे में पढ़े थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। तो इसमें पहला है आपका सुहागपुर बेसिन। अब ये जो सुहागपुर बेसिन है, ये आप स्थिति देखेंगे इसकी, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं आता है, ये छत्तीसगढ़ के बाहर है। ये आपके एमपी क्षेत्र में आता है सुहागपुर बेसिन। तो इसके बारे में हमें उतना नहीं पढ़ना क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की स्थिति में है ही नहीं। तो यही लिखा गया है, यह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, यह पश्चिम बघेलखंड का हिस्सा है। जो मेन बघेलखंड है उसका ये हिस्सा आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम कन्हार बेसिन। कन्हार बेसिन ये हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब इसकी दिशा क्या है, तो आप मैप देखेंगे तो प्रदेश की ये उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। प्रदेश की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, जो आपका बलरामपुर क्षेत्र है उस दिशा में। ठीक है, अब ये उत्तर पूर्व दिशा में है बलरामपुर साइड, तो ये बलरामपुर के कौन से जिले में होगा, ये रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित होगा। रामानुजगंज क्षेत्र में, कहाँ, रामानुजगंज क्षेत्र में, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 से 450 मीटर है, 300 से 450 मीटर। अब ये कन्हार बेसिन है तो कन्हार नदी द्वारा ही निर्मित होगी। तो विशेष नदी कौन सी है, इसमें मुख्य नदी कन्हार नदी। तो ये था आपका कन्हार बेसिन, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, कन्हार नदी पर द्वारा निर्मित है। और कहाँ, तो बलरामपुर के रामानुजगंज में। राम कान्हा करके रिलेट करना, राम कान्हा, राम कान्हा। ठीक, फिर आगे देखते हैं रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन, अब ये जो रिहंद बेसिन है उसे सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, तो ये उत्तरी सीमा में है। इसकी स्थिति आप देखेंगे तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी सीमा में है, जो रिहंद बेसिन है। ठीक है, ये देवगढ़ की पहाड़ियों के ठीक उत्तर में स्थित है, कन्हार बेसिन के पश्चिम में स्थित है और राज्य के उत्तरी सीमा में स्थित है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या, देवगढ़ की पहाड़ियों के उत्तर में, देवगढ़ जो पहाड़ी है उसके उत्तर में, क्योंकि देवगढ़ इसके नीचे क्षेत्र में पड़ता है। कन्हार बेसिन के पश्चिम में, क्योंकि कन्हार खुद पूर्व में है तो इसके पश्चिम में ये पड़ेगा रिहंद। और राज्य के उत्तरी सीमा में, क्योंकि सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है बलरामपुर क्षेत्र, उसी क्षेत्र में ये स्थित है, इसलिए सबसे उत्तरी सीमा में स्थित है आपका रिहंद बेसिन। फैलाव कहाँ है, तो वाड्रफनगर जो कि बलरामपुर में आता है। तो बलरामपुर में आपने 2 देखा, एक आपका कन्हार नदी बेसिन, जो कन्हार तो कान्हाराम से रामानुजगंज क्षेत्र, और बलरामपुर के वाड्रफनगर में आपका रिहंद, वाड्रफनगर रिहंद क्षेत्र। ठीक, रिहंद नदी। फिर आगे देखेंगे कि जांग बखार जो देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, जांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो पहाड़ी है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा आपके एमसीबी कोरिया, उसके साथ साथ इसका फैलाव सूरजपुर और बलरामपुर जिले में भी देखने को मिलता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे एमसीबी कोरिया और इसके साथ साथ सूरजपुर और बलरामपुर में भी आपको देखने को मिलेगा इसका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों का फैलाव। ठीक, अब इसमें विशेषकर कौन कौन से क्षेत्र में आता है तो हम देख लेते हैं। आपका जनकपुर और बैकुंठपुर, फिर मनेन्द्रगढ़ उत्तरी सूरजपुर में, आपके प्रतापपुर में, उत्तरी अंबिकापुर, उत्तरी कुश्मी और साथ में रामानुजगंज क्षेत्र है। तो बलरामपुर के आप देखेंगे तो कुश्मी और रामानुज, सरगुजा के देखेंगे तो आपके अंबिकापुर क्षेत्र में थोड़े से, सूरजपुर में देखेंगे तो प्रतापपुर और सूरजपुर में, मनेन्द्रगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में, और जो जनकपुर और बैकुंठपुर है आपके कोरिया क्षेत्र में आता है। तो ये आपका विस्तार था। मुख्य रूप से आप जिलों के नाम याद रखेंगे। उसके आगे हम देखें तो इसकी दिशा कहाँ है, तो ये आपके प्रदेश की स्थिति के अनुसार ये उत्तरी भाग में स्थित है। जो प्रदेश की स्थिति है उसके अनुसार ये उत्तरी भाग में स्थित है ये पहाड़ी। लेकिन आप उत्तर संभाग में देखेंगे, जो सरगुजा संभाग में, तो ये आपके मध्य क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसमें जो सबसे ऊंची चोटी मैंने अभी आपको बताया था ओवरव्यू में कि देवगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों में या उदयपुर की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है वो है देवगढ़ की, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। तो जितने भी हम अभी 4 भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं देवगढ़ जो पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में आता है। जब हम पढ़ेंगे दंडकारण्य क्षेत्र तो वहाँ बैलाडीला आएगा। जब हम पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र तो आपकी बदरगढ़ की चोटी आएगी। और जब पिछले क्लास में हमने देखा था जसपुर पाट, तो उस पाट प्रदेश में आपकी सबसे ऊंची चोटी थी गौरलाटा। ठीक है, तो ये सारे ऊंची चोटियों के ऊंचाई इसकी
ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, स्थिति भी याद रखनी है। ठीक, अब इसमें जो प्रमुख शिखर कौन कौन से हैं, तो एक मुस्की पड़ता है और एक सोनहत पड़ता है। मुस्की पहाड़, सोनहत पहाड़, ये दोनों इसकी प्रमुख अन्य चोटियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें और कौन कौन से हैं क्षेत्र हैं, तो एक बिजली मैना पहाड़, दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़ और बार पहाड़। तो बिजली मैना, दियागढ़, जोग और बार, तो इसको कैसे याद करना। बिजली का दिया जलाया कहाँ, बार में, किसने, तो जोगी ने, जोगी से जोग करना। बिजली का दिया जलाया बार में, जोगी ने, बिजली का दिया जलाया बार में, जोगी ने, ये सब कहाँ है, चांग बखार में। ठीक है, फिर इसका फैलाव देखेंगे तो छोटी बड़ी 3 समानांतर शैलियों में फैली हुई है। अब ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो छोटी बड़ी कुल मिलाकर ना 3 इसकी श्रेणी है, 3 श्रेणियों में इसका फैलाव है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसकी औसत ऊंचाई तो ये 600 से 1000 मीटर तक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर। अब यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। ये जो पहाड़ी है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि है। यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ऊंची भूमि है, ये याद रखिए। उत्तर प्रदेश निकल गया, आप माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ की सबसे उच्च भूमि है। ठीक, अब यहाँ जो खनिज है वो क्या पाए जाते हैं, तो इसमें इस क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। तो गोंडवाना शैल समूह में मुख्य रूप से आपका खनिज कोयला है। तो इसके साथ में, कोयले के साथ में एक और याद रखना है आपको, बेरिल। कोयले के साथ में क्या याद रखना है, बेरिल। तो बेरिल का भी इसमें भरपूर भंडार मिलता है। ठीक है, कोयला और बेरिल का कौन से क्षेत्र में, आपके चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में, जो कि पूर्वी बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना, कोयले और बेरिल को। फिर इसमें नदियाँ कौन कौन सी है, तो हम देखेंगे कि उत्तर एवं दक्षिण से सोन व महानदी की सहायक नदियाँ तीव्र कटाव करती हैं इसमें। ठीक है, और महानदी की सहायक नदी जो हसदो है इसी पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से, तो देवगढ़ जो देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है वहीं से आपका निकलता है हसदेव नदी। ठीक, हसदेव नदी, तो मुख्य रूप से इस क्षेत्र की जो नदी पूछा जाए तो आपको हसदेव नदी को लेना है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। और अन्य जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर ढाल होने के कारण सोन नदी में जाकर मिल जाती है। अब ये हिस्सा किसका है, तो बघेलखंड के पठार का ही हिस्सा है, हमने बताया था इसे। विशेष क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अभी इस क्षेत्र की बात करें ना कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की, इस क्षेत्र में आपके देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र में आता है। तो आप पूर्वी बघेलखंड के क्षेत्र में बोल सकते हैं कि जो देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आज हमने देखा इन 4 के बारे में। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि पूर्वी बघेलखंड का पठार जब हमने आज देखा तो इसका जो क्षेत्रफल था आपका 21,863 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में 16.16% है। ठीक, इसमें मुख्य नदियाँ कौन कौन सी थी, बनास, गोपद, रिहन, ये सारी नदियाँ थी और इन्हीं के नाम पर आगे इनका विभाजन भी किया गया है। ठीक है, इसमें घाटी भी इन्हीं के नाम पर है, बनास घाटी, रंपर घाटी, गोपद घाटियाँ। ठीक, ये सारी सक्रिय घाटियों का निर्माण करती हैं सारी नदियाँ। इसकी स्थिति हमने देखा तो हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसार ये सबसे उत्तर की ओर स्थित है। इसका जो उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक, इसके जो पूर्वी क्षेत्र में आपका जसपुर प्रदेश स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र में वहाँ आपका मध्य प्रदेश का शहडोल और सीधी जिला स्थित है। दक्षिण में जीपीएम, कोरबा और रायगढ़ जिला स्थित है। तो ये इसकी स्थिति थी। फिर इसमें जो पहाड़ी थे, इस पहाड़ी में जो है वो मुख्य रूप से कुछ चोटियाँ थी जिसमें मुस्की, टेंडा, तंजारा, राजपुरी, जतरसुखा, बद्रा, धोबोताला और उमारता था, जिसमें मुख्य रूप से आप मुस्की को याद रखना और एक सोनहत पहाड़ याद रखना, मुस्की और सोनहत। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ मैंने बताया 1033 मीटर। अब इसके भी जसपुर पाट के समान कुछ अन्य छोटे छोटे उप विभाग थे। तो कौन कौन से थे हमने देखा, सोहागपुर था, फिर कन्हार था, रिहन था, देवगढ़ था, सरगुजा बेसिन और हसदेव रामपुर बेसिन। तो जो सोहागपुर बेसिन था वो तो हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी स्थिति नहीं है, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। कन्हार बेसिन के बारे में हमने पढ़ा था, तो रामानुजगंज क्षेत्र बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में पड़ता है। रिहन हमने देखा था, तो रिहन था आपके बलरामपुर क्षेत्र में पड़ता है और ये हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरतम सीमा में स्थित है। देवगढ़ की पहाड़ी हमने आज पढ़ा। ठीक, और इसमें जो शैल समूह पाए जाते हैं
उधर गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है जिसमें मुख्य खनिज आपका कोयला मिलता है, कोयला का सर्वाधिक भंडार मिलता है। इसका अन्य नाम क्या है तो सरगुजा बेसिन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ढाल किस ओर है तो उत्तर की ओर है। मुख्य रूप से इसकी ढाल देखेंगे तो आप उत्तर की ओर है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर नदियाँ उत्तर की ओर प्रवाहित होकर सोन नदी में मिलती है। इसके मुख्य नदी कौन कौन से है तो बनास पढ़े थे, गोपत पढ़े थे, रिहंद, कन्हार, बिजाल पढ़े थे। ठीक है, बंजर, गोपी, रहुआ, कान्हा, इस ट्रिक के साथ हमने पढ़ा था, बनास, गोपत, रिहंद, कन्हार। ठीक, नदी अपवाह तंत्र मैंने बता दिया, सारी नदियाँ सोन नदी में मिलती है, सोन नदी गंगा में मिलती है, तो सोन गंगा अपवाह तंत्र। इसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और इस वजह से इस क्षेत्र में अनाज, धान की भी कृषि होती है, लेकिन मुख्य रूप से आप देखें तो मक्का और मोटे अनाज की होती है। तो मक्का आप विशेषकर याद रखिएगा, मक्का और मोटे अनाज। तो इसमें हमने 4 आज विभाग के बारे में, उप विभाग के बारे में पढ़ा, जिसमें सोहागपुर हमारे छत्तीसगढ़ का एरिया नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। कन्हार के बारे में पढ़ा कि उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है, कन्हार बेसिन कन्हार नदी पर स्थित होने के कारण है। ठीक, फिर इसका विस्तार जो है कान्हाराम से याद किए थे, रामानुजगंज क्षेत्र बलरामपुर जिले में पड़ता है। फिर इसके आगे हमने रिहंद पढ़ा था, जिसका अन्य नाम सिगरौली बेसिन भी है। ये हमारे प्रदेश की सबसे उत्तरतम स्थिति पर, इसकी स्थिति जो है सबसे उत्तरी ओर है, तो उत्तरी सीमा में इसकी स्थिति है। इसमें देखेंगे तो कन्हार बेसिन जो इसके पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में पड़ती हैं। ठीक है, इसके उत्तर में मतलब इसके दक्षिण में पड़ती है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर में ये स्थित है रिहंद बेसिन। ठीक, और राज्य का जो सबसे उत्तरी सीमा है ये बताया मैंने। कौन सी जगह में स्थित है इसका फैलाव तो बाड्रफ नगर में है रिहंद बेसिन का। फिर चांगवखार देवगढ़ की पहाड़ी हमने देखा, इसमें हमने देखा एमसीबी कोरिया विशेषकर और कुछ रूप से सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक, अन्य मैंने बताया था जनकपुर, बैकुंठपुर, आपको कोरिया, मनेन्द्रगढ़, एमसीबी से सूरजपुर, प्रतापपुर, सूरजपुर से अंबिकापुर, कुसमी, रामानुजगंज क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बलरामपुर से फैला हुआ है। दिशा बताया था कि उत्तरी भाग में स्थित है। चोटी मैंने सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी बताई, जो कि इसी देवगढ़ में स्थित है, 1033 मीटर। मुख्य शिखर अन्य कौन से तो मुस्की और सोनहद। फिर इसमें मैंने उच्च भाग में आपको बताया कि बिजली का दिया जलाना है, कहाँ बार में, याद रखना ये अन्य पहाड़ है। फिर फैलाव देखे थे तो इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, कुल छोटी बड़ी श्रेणियों का निर्माण करती है, तो टोटल 3 श्रेणी देखने को मिलते हैं। इसी में से एक श्रेणी देवगढ़ से आपके हसदेव नदी का उद्गम होता है, जो कि इस क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो महानदी की सहायक नदी है। अब यहाँ कौन से खनिज पाए जाते हैं तो ये देखे थे हमने, कोयला और बेरिल का भरपूर भंडार देखने को मिलता है। कोयला तो देखने को ही मिलेगा क्योंकि गोंडवाना शैल समूह है, साथ में बेरिल भी मिलता है। ठीक, फिर ये देवगढ़ की जो पहाड़ी है उसके उत्तरी एरिया में, इस क्षेत्र के हिसाब से इसके उत्तरी एरिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी। अगर इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि भौगोलिक विभाजन का जो चैप्टर है वो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, और थोड़ा लेंदी भी होता है, तो आपसे को 1 से 2 बार जरूर देखना है। अगर कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद है उन तक ये ज़रूर पहुँचे। और अगर आप तक अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।